नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। चलिए आइए आज हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे सबसे पहले, है ना। रिविजन में क्या कुछ है आइए हम लोग इसको देखते हैं। और रिविजन से बात मुझे तुरंत याद आती है कि मैं अक्सर आपको कहता हूं कि भाई साहब सब कुछ करिएगा, लेकिन रिविजन करना जो है मत भूलिएगा। आप सब भूल जाइए, ठीक है, अलग बात है, लेकिन लिमिटेड पढ़िए और मैक्सिमम टाइम इसका क्या करिए, आप जो है रिवीजन करिए। यही एक सूत्र है आपकी सफलता का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस समय खूब लगाइए, बहुविकल्पीय प्रश्न खूब लगाइए, जबरदस्त तरीके से लगाइए, पीवाईक्यू से लगाइए। मैं एक अपने चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 45 डेज की स्ट्रेटजी बताई थी, या चार्ट, इस पर आप लोग सभी लोग जानते हो कि मेरा चैनल। वहां पर एक दो कुछ कमेंट आए कि सर लोग कहते हैं पीवाईक्यू मत लगाओ, पीवाईक्यू से प्रश्न नहीं आते हैं, पीवाईक्यू से प्रश्न नहीं आते हैं, किस किताब में लिख दिया है, आयोग ने क्या लिख दिया ऐसा। जो कहता है कि पीवाईक्यू से प्रश्न नहीं आते हैं वो या तो जो है उसकी एनालिसिस अपनी नहीं है, या तो वो आपको बरगला रहा है, सीधी सी बात है ना। आप किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में मत आइएगा जो आपसे यह कहे कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस घट गई है या घटनाचक्र पुनरावलोकन की इंपॉर्टेंस घट गई। बिल्कुल नहीं घटी है, लगातार बढ़ रही है, बढ़ी रहेगी, कोई कभी उसमें कमी नहीं आएगी। इसलिए पीवाईक्यू पर विशेष जोर दीजिएगा, घटनाचक्र लगाइएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, जीएस प्लस हिंदी का सेल्फ टेस्ट सीरीज चल रही है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा, है ना। मैंने परसों वीडियो बनाया था इसके लिए। तो आप चाहें तो ये सब चीजें काम करिए और कुछ मत करिए, ठीक है। आप किताब पढ़ने का समय नहीं है, मोटी मोटी किताब पढ़ के उठा के पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप लोड इस पे मत लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग करते हैं लास्ट डे का रिवीजन। देखो अभी क्या है ना कि आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे होगे ना, परेशान हो रहे होगे, यार क्या करें अपन, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। पैनिक नहीं होना है ना, लोड नहीं लेना यार, जो होगा शुद्ध होगा, देखा जाएगा, है ना। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना अपन को, है ना, परेशान हो जाना है, ठीक है। आप अपनी ईमानदारी पूर्वक मेहनत दीजिए, बाकी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस जो चाहेगा आपको दे देगा, है ना। चलिए आइए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। आप जानते होंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसके बारे में कल हमने आपको डिटेल्स में समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि भाई फूड सिक्योरिटी आपके मेंस के एग्जाम के लिए कितना आवश्यक है ना, सब कुछ बताया था मैंने आपको। चलिए आगे, 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई और उन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आप यह भी जानते होंगे, तो प्रश्न में पूछ रहे कि आपसे बताओ धरती आबा के नाम से किसको जानते हैं। आप कहेंगे सर जो है किसको जानते हैं, जो हमारे कौन है, बिरसा मुंडा जी हैं। महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर पूर्व में अहमदनगर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने 10 भारतीय उद्योगों को 9 रक्षा प्रणालियों की तकनीकें सौंपी हुई हैं। आप इसको भी याद रखिएगा, है ना। आगे, प्रतिष्ठित ऑक्सीओम 4 मिशन 10 जून को सुबह 8:22 पर नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। यह ऐतिहासिक मिशन अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों, ध्यान रखिएगा, इन 4 जो है देशों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष यात्रियों में कौन कौन था वो भी आपको याद रखना है। भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला थे, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनका नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो अंतरिक्ष यात्रियों में भारत के शुभांशु शुक्ला, पोलैंड के स्लावोज उजजानास्की, हंगरी के टिबोर कापू तथा अमेरिका के पेगी वाटसन हैं। और वाटसन क्या है, ये यहाँ के कमांडर है उसके अपने आप में, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बिहार में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में प्रथम जो है स्थान हासिल किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए, बिहार बहुत रेयरली होता है कि किसी से स्थान में प्रथम आता है, लेकिन अच्छी बात है कि इस समय बिहार में विकासात्मक गतिविधियां तेज चल रही हैं और बिहार प्रतिभा की क्या धरती रही है, हमेशा से इतिहासकारों की धरती रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है। हालांकि कई बार लोग बिहार को लेकर के उनके मन में मतभेद रहता है, बड़ा अजीब सा वो बिहेव करते हैं, गलत बात है ये। कभी भी बिहार अपने अपने देश का पार्ट है। बिहारी लोग, बिहार के लोग अपने आप में, उनका खान पीन, रहन सहन, बोल भाषा अलग अलग है। तो क्या हो, कई बार लोग, मैंने देखा दिल्ली वगैरह में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग हम शब्द से बड़ा उनको टेंशन हो जाता है कि यार हम शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं आप। हम सब ठीक है, भाषा है, लैंग्वेज है। आप कोई कहता है हम का मतलब बहुत सारे लोग हैं, अरे यार एक राजशाही लैंग्वेज अपने आप में हम इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी की भाषा का, कभी किसी की बोली का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। और बिहार का योगदान हमारे देश में बहुत रहा है, ठीक है, चाहे संस्कृति परंपराओं के नाम पर रहा हो, चाहे क्रांतिकारियों के नाम पर रहा हो, या फिर कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक खोजों के नाम पर रहा हो, बिहार हमेशा से सर्वोपरि रहा है ना। चलिए, वो बात अलग है कि विगत वर्षों में सरकारों ने बिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए इतना व्यापक स्तर पर काम नहीं किया, लेकिन विगत कुछ वर्षों में निश्चित तौर पर बिहार में विकास तेजी के साथ हो रहा है। आइए, भारतीय रेलवे की लोकोमोटिव निर्माण इकाइयों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान
विभिन्न श्रेणियों में 1681 लोकोमोटिव का उत्पादन करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आप जानते हो कि सरकार के 11 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी जो है प्रदान की जा रही है कि भाई विगत 11 सालों में हमने क्या कुछ किया, किन किन योजनाओं के माध्यम से क्या कुछ सुधार हुआ, और लास्ट के कुछ वर्षों का कंपैरिजन करके भी डेटा आपके सामने आ रहा है। उन सभी डेटा को आप लोग नोट जरूर करते रहिएगा, राइट। चलिए आइए, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था, है ना। गोत्र भला इंपॉर्टेंट, गोत्र आप लोग जाति धर्म मजहब कुछ मत मानिए, लेकिन गोत्र मानिएगा, है ना। गोत्र में साइंस है, मैंने कल भी कहा था आपसे, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, सिंगापुर की MV वैन हाई 503 जहाज अभी चर्चाओं में रहा है। आप कहेंगे सर यू क्यों चर्चाओं में रहा है? चर्चाओं में इसलिए रहा है क्योंकि भारतीय नौसेना के तटरक्षक बल के साथ समन्वित अभियान के तहत सिंगापुर की MV वैन हाई 503 जहाज के चालक दल के 22 सदस्यों में से 18 को सुरक्षित बचा लिया है। इस जहाज में कंटेनर विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई थी। तो क्या हुआ, भारतीय जो भी हमारे नौसेना के तटरक्षक बल के जवान थे, उन्होंने इस जहाज के जो है लोगों को बचा लिया अपने यहाँ पे। तो क्या है, ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति, भारत के बढ़ते हुए जज्बे को जो है दर्शाने का प्रयास करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका इस जहाज का नाम याद रखिएगा। जहाज का नाम क्या है? MV वैन हाई 503। कहां का है ये? सिंगापुर का है। तो ये दो फैक्ट आपके सामने यहां पर इंपॉर्टेंट, मतलब एक फैक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय नौसेना ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर सहायता के लिए तत्काल INS सूरत एक डेनियर विमान की तैनाती कर दी गई थी भाई, कि अब तो हम इसको बचा ही लेंगे एनी हाउ। अब आप बताओ प्रश्न कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के वाणिज्यिक जहाज MV वैन हाई 503 के चालक दल को समुद्री संकट से बचाया है? कौन सा देश था वो बताओ? अभी हमने आपको बताया जस्ट, वो कौन सा देश है? सिंगापुर है। बस हो गया अपना क्रम, है, क्यों लूट लाना? सिंगापुर इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, कारगिल विजय दिवस भाई साहब अभी आप जानते हो कि इसके बारे में निश्चित तौर पर कारगिल विजय दिवस आप जानते हो कि हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है अभी कई सारे कार्यक्रम का आयोजन करने का प्लान भारत सरकार ने बनाया हुआ है। तो 1999 में, यानी कि 1999 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से रणनीतिक ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त करते हुए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक पूरा किया था। बताओ भैया 1999 में कौन कौन था जिंदा, मतलब किसका किसका बर्थ हो गया था, बताओ भाई साहब। ठीक है, चलिए, कारगिल युद्ध मजबूत राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक कार्यों की गाथा अपने आप में। कारगिल युद्ध वास्तव में बहुत बड़ी चीज है अपने आप पे, ठीक है, जहां पर देश की सेनाओं ने अदम्य साहस का जो है परिचय दिया था और देश को जो है मजबूत जो है जो इरादे होते हैं उनके, उन मजबूत इरादों का अपना जो है परिचय कराया था कि जहां भारतीय सेना है, देश के नागरिकों को जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, सेना 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में स्मरणोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है। 26 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने वाले नायकों एक कर लीजिएगा, नायकों की अदम्य सेवा, बलिदान और साहस का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने लंबे समय से संघर्ष किया था। इसके अलावा इस वर्ष के कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को शामिल करने और युद्ध नायकों की यादों को समाहित करने और युद्ध के महत्वपूर्ण ऑपरेशन और कार्यक्रम का विशेष संगम भी देखने को मिलेगा। सेनाएं अपने विशेष अभियानों को दिखाएगी इसमें, और स्थानीय समुदाय को इसमें शामिल करेगी कि भाई देखो, आप लोग के सहयोग से, सेना के सहयोग से किस प्रकार से हमने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, किस प्रकार से हमने सेना के माध्यम से देश को मजबूत हाथों में रखा हमेशा से। ठीक है, तो ये सारी चीजें कराई जाएंगी, जो कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है और 26 जुलाई तक ये लगातार चलता रहेगा, है ना। चलिए, अब आप बताइए ऑपरेशन विजय जो है किस युद्ध से संबंधित है? तो 1965 का भारत पाक युद्ध, या 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध, या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, और या फिर 1962 का भारत चीन युद्ध? बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ यार, इतना आसान तो कुछ नहीं बता पाओगे आप लोग, इससे ज्यादा प्रश्न तो नहीं बता पाओगे आप लोग। ठीक है, 99 का कारगिल युद्ध, ठीक है, ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? इसी से है। ठीक है, बस इसको आप लोग क्या करिएगा, देखो ये प्रश्न बनने स्वाभाविक है क्योंकि इस समय देश क्या है, बहुत ज्यादा जो है उसमें मूड में, देशभक्ति वाले मूड में है। अभी पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ, है ना, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो इस समय देश क्या है, बहुत ज्यादा देशभक्ति में डूबा हुआ है। ऐसे में एग्जामिनर जो होंगे वो भी डूबे रहेंगे, है ना, तो प्रश्न बना सकते हैं कारगिल युद्ध पे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सी इज दैट आंसर।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना, निश्चित तौर पर आप लोग इससे परिचित होंगे और अभी ये चर्चाओं में है, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। और क्यों शुरुआत की थी मुझे यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो उत्तर दरअसल यहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। बस स्ट्रीट वेंडर कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, जहां पर बैठ के आप गोलगप्पे खाते हो, जहां पर आकर मूंगफली खाते हो, है ना, तो स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं उनको सशक्त करने के लिए दरअसल इस योजना को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1 जून 2020 को किया गया था। कोरोना का पीरियड था, आप जानते होंगे, है ना। तो इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आप जानते होंगे कोविड के बाद से आपने देखा होगा एक बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आया। न सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स जो है अपने आप में आत्मनिर्भर हुए, बल्कि इसके अलावा बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियां यूनिकॉर्न कंपनियों के रूप में क्या हुई, रूपांतरित हो गई। चाहे आप किसी भी कंपनी के एडटेक कंपनी में आप नाम ले लीजिएगा। यानी कि सरकार ने जहां एक और स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फायदा मिला, तो दूसरी ओर जो आपके एमएसएमई सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थे या उससे बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो यूनिकॉर्न में चेंज हो गई अपने आप में, राइट। तो एक बड़ा इसको लिए भी सरकार ने व्यापक स्तर पर जो है क्या किया, मजबूत किया। ध्यान रखिएगा, नौकरी करना सरकारी ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन आप काम कुछ ऐसा भी करिए कि आप अपने साथ 10 लोगों को और काम दे सके, है ना। कई बार हमारी मानसिकता सरकारी नौकरी कितनी ज्यादा हो जाती है कि हम उसके लिए जान तक दे देते हैं, आत्महत्या स्टूडेंट लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सरकारी नौकरी आप लोग बहुत परेशान है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना तैयारी करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन इससे आप सदमे में मत जाइए। इससे आप अपनी प्रतिष्ठा के साथ इसको मत जोड़ के देखिए, है ना, कि सरकारी नौकरी है तो ही लड़की बेहतर होगी, तो ही लड़का अच्छी होगी। सरकारी नौकरी का जो सम्मान अपनी प्रतिष्ठा से मत देखिएगा। प्रतिष्ठा कहां देखी जा रही है आजकल? राजस्थान, एमपी, यूपी में, है ना, लेकिन गुजरात में जाइए कोई नहीं करता भाई, वहां पे कोई टेंशन नहीं था। आप भी इसको अपनी प्रतिष्ठा के साथ मत जोड़िए, ठीक है। आप कुछ ऐसा काम करिए, आप अपना स्वरोजगार जो है शुरू करिए, आप अपने मालिक रहेंगे, 10 को और काम देंगे, है ना, जब चाहेंगे छुट्टी ले लेंगे। नौकरी में, सरकारी नौकरी में तो आप तो नौकर बनेंगे ना, गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकार के नौकर बनेंगे। आप अपने आपको 30 मार्क का समझते हो, मैं तो सरकारी नौकरी करता हूं। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट हो, है ना, जो, तो ये बात भी ध्यान रखना। इसलिए मालिक बनने का सीखो। बाकी आपको लगता है कि नौकरी करनी है तो बिल्कुल नौकरी करिए, आप तैयारी करते हैं, शुभकामनाएं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लोड नहीं लेना है आपको, है ना, कि हताश आप हो जाए, परेशान हो जाए, इसके लेकर के लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है। नौकरी तैयारी करिए, सरकारी नौकरी की, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, बधाई हो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, है ना, बहुत कार्य काम आते हैं। चलिए आगे। उद्देश्य क्या है कि 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है, 1 साल की अवधि के लिए, यानी कि बिना किसी गारंटी की, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं आप। समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपए ऋण की दूसरी और 50,000 रुपए ऋण की किस्त की सुविधा प्रदान करते हैं। यानी कि आपको पहली बार में 10,000 रुपए मिलेगा, आपने जल्दी ही लौटा दिया उसको, तो आप दूसरी बार में 20,000 रुपया और उसके बाद 50,000 रुपए तक का आप जो है बिना किसी गारंटी के लोन उठा सकते हैं सरकार के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। कौन उठा सकता है? स्ट्रीट वेंडर जो है ना। चलिए आइए, पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरुआत में 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 20,000 रुपए तक का दूसरा ऋण दिनांक 9 अप्रैल 2021 से और 50,000 रुपए तक का तीसरा ऋण 1 जून 2022 से दिया जाने लगा। अब आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीजें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब आप इस पर प्रश्न बनाइए, बताइए, नीचे दिए गए कूटों पर विचार कीजिए, ठीक है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। नंबर 1 कथन, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी, तो मेरे अनुसार तो की गई थी, हाँ सही बात है। समय पर ऋण चुकाने पर लाभार्थी को 20,000 रुपए और 50,000 रुपए तक की अगली ऋण किस्त जो है मिल सकती है। किसके तहत? पीएम स्वनिधि योजना के तहत, ठीक बात है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों के स्टार्टअप उद्योगों को पूंजी प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी। बताओ, आप कूट में देखो क्या सही लग रहा है आपको, बताइए मुझे जरा। आपको इन तीनों ऑप्शन में से क्या सही लग रहा है मुझे जरा बताइएगा आप लोग। चलिए इसमें 1 और 2 सही है, ये नहीं सही है। केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स कहीं के भी हों, शहर के हों, गांव के हों, डजंट मैटर, है ना, वो स्ट्रीट वेंडर्स हो। स्ट्रीट वेंडर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके पहले शहरी स्ट्रीट वेंडर्स या ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स नहीं इस्तेमाल किया गया है, राइट।
तो ये कथन क्या तीसरा गलत है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, महासागर दिवस यानी कि 8 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस, क्या विश्व महासागर दिवस लिखिए, महासागर दिवस नहीं, विश्व महासागर दिवस, ठीक है। विश्व महासागर दिवस फ्रांस के नीस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यानी कि जो कि 9 से 13 जून तक हुआ था की शुरुआत करेगा, या शुरुआत हो चुकी है अपने में, शुरुआत करेगा, क्या शुरुआत हुई कर लीजिए, क्या शुरुआत हुई कर लीजिए, शुरुआत हुई ऐसा कर लीजिए। हालांकि 13 तो अभी नहीं आया है, बट ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है 13 को वाइंड अप हो जाएगा, ये 14 को, हाँ 13 को तो शुरुआत हुई, ठीक है। 2 प्रमुख संयुक्त राष्ट्र महासागर कार्यक्रमों का अनूठा संरेखण महासागर के लिए दृश्यता और सहयोगी प्रयासों को बढ़ावा देने का एक क्या है, अभूतपूर्व अवसर है अपने आप में, है ना। इस अवसर की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विश्व महासागर दिवस 2025 आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना थीम पर मनाया जा रहा है। तो ये क्या है, थीम है इस बार की, आपको याद रखना है। विश्व महासागर दिवस 2025 का आयोजन फ्रांस के नीस में किया जाएगा या किया जा रहा है ताकि महासागर को विश्व के सबसे बड़े आश्चर्य के रूप में मनाते हुए एकता को वैश्विक क्षण के रूप में निश्चित किया जा सके। आप जानते होंगे सबसे जो स्थिर इकोसिस्टम है कौन सा होता है, महासागर ही तो होते हैं। आपके प्रश्न में कई बार, आपके एग्जाम में प्रश्न में कई बार पूछा गया कि बताओ सबसे स्थिर इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है, आप कहेंगे सर महासागरों में पाया जाता है। और महासागरों की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। महासागर व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, खाद्य सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पर्यावरण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, और कई सारे परिवहन से लेकर के व्यापार से लेकर के अलग अलग चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो। महासागरों की इंपॉर्टेंस एक अपनी अलग है ना। चलिए, इस वर्ष का विषय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के लिए मंच तैयार करना और निर्णयकर्ताओं के से आह्वान करना है कि वे महासागर के भाग्य का निर्धारण करते समय महासागर के आवश्यक आश्चर्य का सम्मान करें, है ना। तो ये सब चीजें आप यहां पर देख पा रहे होंगे। इस प्रतीकात्मक क्षण में मोनाको से नीस तक नौकाओं की विश्व महासागर दिवस परेड तथा विश्व भर में विश्व महासागर दिवस का झंडा फहराया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। और इस विश्व महासागर दिवस पर नौकाओं की परेड और विश्व महासागर दिवस पर ध्वजारोहण 8 जून को अपराह्न 3 से 4 बजे पूर्ण समयानुसार जो है नाइस बंदरगाह से देखा जा सकेगा। मतलब ये हो चुका, देखा गया है ना, बंदरगाह से देखा गया कर लीजिए, ठीक है, देखा गया। बस चलिए, अब आप बताइए, अब ये प्रश्न आप खुद से पढ़िए, बताइए मुझे। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। देखते हैं कि कितना ध्यान से सुने हो। बट टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत हल्का सा अंतर है इसमें, देखते हैं कि जोर कितना आपके अंदर है ना। बताइए क्या होगा इसके उत्तर, इसमें से उत्तर क्या होगा बताइए। इसको पढ़िए, कौन सा कथन सही ऊपर में से बताइए मुझे। देखते हैं, ध्यान से पढ़ना, गलती होनी नहीं चाहिए आपसे भाई किसी भी तरीके से। बताओ क्या होगा इसका उत्तर। अब जब ऐसे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे ना भाई साहब, एग्जाम में ना दिल खोल के नंबर लिख के आएंगे, जबरदस्त तरीके से आप लिख के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। चलिए, ये कथन रॉन्ग लग रहा है मुझे, केवल 1 और 2 होगा, ए ऑप्शन होगा। देखो जरा, बिल्कुल सही बात है, ए ही होगा, ठीक है। ये रेस प्रतियोगिता नौकाओं की थोड़ी ना होनी है, महासागर की इंपॉर्टेंट महासागर दिवस तक अलग बात होगी ना, रेस प्रतियोगिता थोड़ी ना है ना, ये नहीं है, रॉन्ग है। बस 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। ट्यूमर आप जानते होंगे, माइंड ट्यूमर, कई बार जो है आप देखते होंगे, कई बार लोग कहते हैं कि टेंशन में अगर हो तो ट्यूमर हो जाएगा माइंड में। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि टेंशन में तो ट्यूमर हो जाएगा। ट्यूमर, मस्तिष्क ट्यूमर होने के अलग कई सारे रीजन होते हैं, ठीक है, टेंशन से नहीं होता। हालांकि टेंशन लेने से कई अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन टेंशन लेने से मस्तिष्क का ट्यूमर हो जाएगा माइंड का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, मस्तिष्क से संबंधित प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि मस्तिष्क संबंधित प्रश्न आप लोग बताइए, तो इसको अच्छे से आप लोग करिएगा, है ना। चलिए, विश्व स्तर पर विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस जो है कब मनाया जाता है, हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। शुरुआत इसकी 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा इसकी की गई थी शुरुआत। तो ये शुरुआत आपको याद रखना। उद्देश्य क्या है, यह दिन मस्तिष्क ट्यूमर यानी कि ब्रेन जो माइंड ट्यूमर है, माइंड ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्रारंभिक पहचान की महत्ता उजागर करने, रोगियों का समर्थन और अनुसंधान आदि को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। 1, 2, 3 बीमारियां आजकल बड़ी तेजी से विकसित हो रही हैं। एक, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक बहुत हो रहा है।
हद से ज्यादा हो रहा है। इस पर हमें अपने खान पीन पर विशेष तौर पर ध्यान देखना चाहिए। जो आप लोग बाहर पिज्जा बर्गर खाते हैं उसमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। जिसमें आप समोसे खाते हो, समोसा खाते हो, जिसमें आप जो है मोमोज खाते हो, जिसमें आप जो है पकौड़ी टिक्की खाते हो, वो जो ऑयल इस्तेमाल होता है ना भाई साहब, वो सबसे खतरनाक होता है आपके लिए, और वही हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनता है। और जो मोमोज में, जो बर्गर में जो सब्सटेंस, जो चीजें यूज की जाती हैं, जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, उसमें कैंसर कॉजेज सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके लिए क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है कि ये सब चीजें आपको नहीं करनी है ना। तो ये आपको उद्देश्य देखना है इसका। आगे अब मस्तिष्क से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना लगे हाथ जो है हम लोग मस्तिष्क के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं, क्योंकि बायो में माइंड से प्रश्न पूछते हैं और कौन से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं आइए देखते हैं। लेकिन मस्तिष्क क्या होता है पहले एक बार इसको देख लेते हैं। तो मस्तिष्क, जिसको हम लोग ब्रेन बोलते हैं, मानव शरीर का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंग है। यह न केवल हमारी सोच, हमारी स्मृति यानी कि याददाश्त और भावना को नियंत्रित करता है, बल्कि शरीर की हर क्रिया जैसे चलना, बोलना, सांस लेना आदि, अर्थात शरीर की जितनी भी क्रियात्मक गतिविधियां होती हैं वो सभी की सभी माइंड से हमारे क्या होती हैं, कंट्रोल होती हैं। माइंड, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, आप पगला जाएंगे। पागल कब कहते हैं किसी को, जब दिमाग नहीं काम करता, तभी तो पागल कहते हैं। एसेंट्रिक कब होता है इंसान, जब दिमाग, मस्तिष्क काम नहीं करता, क्योंकि तब हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या पहनना है, हमें क्या ओढ़ना है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बैठना है, हमें क्या सुनना है, क्या गाना है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, उसी स्थिति को हम पागलपन कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है अपने मस्तिष्क का। इसके अलावा अब जो प्रश्न बनते हैं आप एग्जाम में वो यहीं से बनते हैं सबसे ज्यादा। तो आपको क्या काम करना है, इन सारे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नंबर 1, मस्तिष्क के गोलार्ध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं। और पूछता आप एग्जाम की सेरिब्रम का क्या कार्य है, तो सेरिब्रम हमारी सोच, स्मृति, निर्णय, भावनाएं, बोलना, स्वैच्छिक क्रियाएं, ये सब कहां से नियंत्रित होती हैं, ये सब हमारे सेरिब्रम से नियंत्रित होती है। यानी कंट्रोल कौन करता है इसको, सेरिब्रम करता है। यानी कि अगर सेरिब्रम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपके अंदर फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपकी सोच कोई नहीं उत्पन्न हो पाएगी और बोल नहीं पाएंगे। स्वैच्छिक क्रियाएं, खाना पीना, वॉशरूम जाना, उठना बैठना, ये सारी जो स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं क्या हो जाएंगी, सब बंद हो जाएगी। किसके डिस्टर्ब होने पर, सेरिब्रम में। अगर आपके मस्तिष्क के सेरिब्रम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, ये क्या है, इस सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ माइंड। अगर सेरिब्रम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी सभी स्वैच्छिक क्रियाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। आपकी भावनाएं, फीलिंग्स, आपकी बोलना सोलना जो भी करते हैं आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किसका रोल है, सेरिब्रम का है। आगे सेरिबेलम एक होता है, क्या, सेरिबेलम संतुलन, समन्वय और शारीरिक गति, यानी कि ये बैलेंसिंग जो आपकी वो होती है, चीजें होती हैं, सब कुछ आपकी बॉडी का बैलेंस करता है। कौन, ये जो सेरिबेलम है। सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम अलग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये संतुलन करता है आपके शरीर का एक तरीके से, ठीक है। आगे ब्रेन स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम है दिल की धड़कन, सांस लेना, नींद, जागरण, रिफ्लेक्शन क्रियाएं, ये सब क्या होता है, ये आपका ब्रेन स्टेम से संतुलित होता है। आपकी धड़कनें जो चलती हैं ना, सब चीजें हैं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी दिल की धड़कन गया मामला में, है ना, सब गया। और हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, आप इसके बारे में प्रश्न खूब पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, प्यास, भूख और हार्मोन संतुलन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और हिप्पोकैम्पस क्या करता है, दीर्घकालिक स्मृति का निर्माण और स्थान याद रखने की मदद करता है। यानी कि याददाश्त अगर लंबे समय तक आपके रहनी चाहिए तो उसके लिए क्या है, ये आपका हिप्पोकैम्पस। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपकी याददाश्त क्या हुई, राम नाम सत्य हो गई, चली गई। तो ये मस्तिष्क के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, ठीक है। अब आइए प्रश्न पूछते हैं। अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, भाई साहब बताओ क्या होगा, सही होगा, क्या सही होगा। कॉलम ए में मस्तिष्क के भाग और कॉलम बी में उनके कार्य दिए गए हैं, सही कूट चुनिए। यानी कि आपको मैच करना है कि ए से किसका होगा, बी से किसका होगा, सी से किसका होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आप बताइएगा कि भाई क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है, एग्जैक्टली, ओके। देखो हाइपोथैलेमस क्या है, शरीर का तापमान, प्यास, भूख, शरीर का तापमान, प्यास, भूख। तो बी का तो 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। देखो बी का 2 होगा, इसका मतलब कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, बी का 2 में ये है ही नहीं, तो इसको तो हटा दो, कट कर दो सीधा सीधा, इसको कर दो क्या, कट, ये तो हो गया कट आपका, ठीक। अब बी का 2, अब बी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। अब देखो आगे हमने बी का 2 लगा दिया, ठीक है, बी का 2 हो गया, ठीक है, ओके, बी का 2। अब देखो ए का,
सेरिबेलम में क्या होगा? तो सेरिबेलम में देखो क्या होगा, सेरिबेलम में क्या है, ये देखो संतुलन, समन्वय और शारीरिक गति। देखो अब देखो तो ये कहां गया, ए का 3 हो जाएगा, ए का क्या हो गया, 3 हो गया, ए का 3, अरे भाई साहब, ए का 3, ए का क्या हो जाएगा, ए का 3। तो अब देखो ए का 3 कहां पर है, इसमें है, ए का 3 में। बस देखो अब 2 ऑप्शन से ही आपने पकड़ लिया, तुरंत पकड़ लिया, यानी कि ए से अगर 3 होता है और बी से आपको 2, अगर 2 कंफर्म है तो बस आप देख पा रहे होंगे बी का 2 यहां पे मिल गया, ए का 3 यहां पे मिल गया, ए का 3 यहां पर नहीं है। अगर यहां पर भी ए का 3 होता तब तीसरा ऑप्शन एक बार और मैच करके देखते हैं कि क्या वास्तव में हुआ है, लेकिन 2 ऑप्शन मैच करने पर ही आपका ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला ऊपर नहीं है। बस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका उत्तर सही। आगे आपको और मैच करना है कंफर्मेशन करने के लिए तो एक ऑप्शन और आप मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हिप्पोकैम्पस क्या, या ब्रेन स्टेम देख लीजिए, क्या ब्रेन स्टेम देख लीजिए, ब्रेन स्टेम कहां है, ब्रेन स्टेम ये देखो, दिल की धड़कन सांस लेना, देखो ब्रेन स्टेम, ये है ब्रेन स्टेम, दिल की धड़कन सांस लेना, यानी कि डी का क्या हो जाएगा, डी का 4, डी का 4। तो डी का 4 कहां पर है, दोनों में डी का 4 है, ठीक है। तो बस हो गया अपने आप में, यही होगा ओवरऑल, 2 ऑप्शन से ओवरऑल मालूम चल गया। तो बस बी इज द राइट आंसर, मेरे अनुसार होना चाहिए बी ऑप्शन। देखते हैं क्या होगा। ऐसे प्रश्न भाई साहब खूब पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लेना भाई साहब, ठीक है, ऐवी मत निकल जाना, ठीक है, नहीं तो घबरा जाओगे। बी, बस हो गया, बल्ले बल्ले, कितना आसान सा प्रश्न था, बताओ कितना बढ़िया प्रश्न था, कितना अच्छा सुंदर सा प्रश्न था आपके लिए, ठीक है। चलिए, लोक संवर्धन पर्व भाई साहब अभी चर्चाओं में है। ये सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, इसी के लिए सरकार बड़े व्यापक स्तर पर जो है क्या कर रही है, कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, कार्यक्रम आयोजित कर रही है और बड़े बड़े सेमिनार भी आयोजित कर रही है। उसी के संदर्भ में एक अभियान क्या आपका वो है पर्व है लोक संवर्धन पर्व, इसको चलाया जा रहा है। यानी कि सरकार के 11 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, कौन ये मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय 11 से कब तक, 15 जून, डेट याद रखिए, कहां पर, नई दिल्ली। मंत्रालय कौन सा, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कब से कब तक, 11 से 15 जून तक, कहां पर, नई दिल्ली में, राजघाट पर गांधी दर्शन के बिरसा मुंडा लॉन में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन करने जा रहा है। आप कहेंगे सर क्यों करने जा रहा है, आइए आगे इसको देखते हैं हम लोग। नंबर 1, इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा कि भाई साहब क्या क्या हमने बेहतर काम किया, क्या कुछ हमने सुधार किया। तो ये इसमें जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की जो कार्य होंगे उनको यहां पर दर्शाया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार लोक संवर्धन पर्व का यह संस्करण भारत के उत्तरी राज्यों के, जो भी भारत के उत्तरी राज्य हैं, ठीक है, उत्तरी राज्यों के 50 से अधिक दस्तकारों और कारीगरों को अपने पारंपरिक शिल्प के प्रदर्शन और बिक्री के लिए शानदार मंच प्रदान करना है। ये ध्यान रखिएगा अपने यहाँ पे, है ना, जो भी वहां के लोग हैं। इसके माध्यम से उन्हें संभावित खरीदारों के साथ जुड़ने और बाजार से संबंध बनाने में सहायता मिलेगी। इस पर्व का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देते हुए जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। उनके अंदर उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देते हुए मंत्रालय के समावेशी विकास प्रयासों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना है, ठीक है। यह पारंपरिक दस्तकारों, कारीगरों के सशक्तिकरण, स्वदेशी कला रूपों के संरक्षण और उन्हें स्थायी आजीविका से जोड़ने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है अपने आप में, ठीक है। तो ये एक अच्छा अपने आप में आयोजन है। चलिए बताइए, लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, बताओ। कितना आसान सा प्रश्न है, बढ़िया है, लेकिन नहीं पढ़े रहे होंगे तो आपको बहुत ही कठिन लगे, अरे सर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आ गया है, ठीक है। जब आप नहीं पढ़े रहते हो तो क्या कहते हो, सर पैटर्न चेंज हो गया है, सर आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। जब आप पढ़े रहोगे तो आपको आएगा रहेगा सब, ठीक है। इसलिए मेहनत करो आप लोग जबरदस्त तरीके से, खूब ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लगाओ, पीवाईक्यू को लगाओ, सीजी लगाओ, जीसी लगाओ, घटना लगाओ, ठीक है। तो क्या कौन से मंत्रालय ने शुरू किया ये लोक संवर्धन पर्व, सिंपल सी बात है, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, बस हो गया अपना। कृत्रिम मूंगा चट्टान भाई साहब ये चर्चाओं में रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम मूंगा चट्टान। मूंगा चट्टान मतलब कोरल लीफ, क्या है, कोरल लीफ है ना, कोरल लीफ। आप जानते होंगे कि प्राकृतिक रूप से दरअसल कोरल लीफ अर्थात मूंगा चट्टान पाई जाती हैं, जो कि आपके पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या है, बहुत आवश्यक होती हैं। कोरल रीफ के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता है। कोरल रीफ आप यानी कि मूंगा चट्टान बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे, ठीक है। और कोरल रीफ को महासागर का वर्षा वन भी कहा जाता है।
यानी कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से कोरल रीफ क्या अपने आप में बहुत आवश्यक है, ठीक है। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर मूंगा चट्टान पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं, तो अभी क्या हुआ है, इसको आर्टिफिशियली भी बनाया जाएगा। भाई साहब कहेंगे यूं का बात हो गई, यही बात हो गई। आइए देखते हैं इसको कैसे कैसे कहां से कैसे बनाया जाएगा, आइए चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। तो भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला में निवेटी रॉक्स के पास INS गुलदार के आसपास विकसित किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियली जो है इसको जनरेट किया जाएगा, बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा तरीके से, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित इस परियोजना को, यानी कि ये जो आप तामझाम देख रहे होंगे, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है भाई साहब, केंद्र सरकार कर रही है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इस समर्थित परियोजना का उद्देश्य स्कूबा डाइविंग और भविष्य के पनडुब्बी पर्यटन और समुद्र संरक्षण को बढ़ावा देना है। पर्यटन मंत्रालय ने परियोजना के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है। भाई संग्रहालय पानी के नीचे होगा तो निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और जो कृत्रिम जो मूंगा चट्टान विकसित करेंगे उसका एक बड़ा बेनिफिट जो है, एक उसका खास जो है पर्यटन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, ठीक है। अब अगर मूंगा चट्टान अर्थात कोरल रीफ नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए भाई साहब, क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो मूंगा चट्टान अर्थात कोरल रीफ समुद्र के भीतर पाए जाने वाली एक प्राकृतिक संरचना है जो छोटे समुद्री जीवों जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। ये पॉलिप्स अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट CaO3 का कठोर आवरण बनाते हैं, जिससे धीरे धीरे बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं। इन्हीं को क्या कहा जाएगा, मूंगा चट्टान अर्थात कोरल रीफ कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ पर आपके प्रश्न एग्जाम में प्रीमियम और मेंस में खूब पूछाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। मैं आपको HW देता हूं, क्या देता हूं, HW देता हूं, क्या HW क्या देता हूं, HW यानी कि होमवर्क। होमवर्क क्या है, आपको कोरल रीफ के बारे में पढ़ना है, कोरल रीफ, ठीक है, अच्छे तरीके से, कि ये क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्या होती है ये, क्या इसका फायदा है, ठीक है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसका क्या फायदा है, इसको इतना आपको लिखना है अच्छे तरीके से। फैक्चुअल डेटा भी नोट कर लीजिएगा, और कोरल रीफ कहां कहां पर पाए जाते हैं, स्थान कहां कहां पर पाए जाते हैं, कोरल रीफ कहां कहां पर, ये भी कोरल रीफ भारत के किन किन क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, यही प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखिएगा। अच्छा, नए अगर आप हैं इस हमारे वीडियो पर, तो आप लोग 2 कॉपी बना लीजिएगा, एक कॉपी टास्क की जहां पर मैं आपको होमवर्क देता हूं, और एक कॉपी रहेगी आपके BCS मेंस की और एसए की, जहां पर आप मैं इंपॉर्टेंट जो मैं प्रश्न देता हूं उसको लिखना होता है आपको, ठीक है। तो 2 कॉपी आप लोग ब्लाइंड और जो है इसके ब्लाइंड पेपर की बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइए अब आप बताइए, भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहां विकसित किया जाएगा, मुंबई, गोवा, बेंगुला, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में, कहां पर, या कोच्चि में, कहां पर बताओ। ये सी ऑप्शन, वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में है ना, ये तो होगा, कुछ और होगा, बस ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न है कि मूंगा चट्टान किससे बनी होती है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या मूंगा चट्टान किससे बनी होती है भाई साहब, बताओ। बहुत सुंदर, जबरदस्त और लाजवाब प्रकार का प्रश्न है, और आप मुझे बताएंगे पक्का, मैं भी जानता हूं, बताइए। ये हो जाएगा किससे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपको बताना है, और आप जो है कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके सामने PCS का जो है एक एडवर्टाइजमेंट है, PCS का बैच आप ले सकते हैं। डेली मैं इसके बारे में जानकारी आपको देता हूं। यहाँ पर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, रिकॉर्डेड हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं। इसमें आपको प्री का टेस्ट, आपको मेंस का टेस्ट, डेली प्री का क्विज आपका, डेली मेंस की आंसर प्रैक्टिस आपकी, और जो है सभी लेक्चर के साथ में आपको मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी करा दिए जाते हैं क्लास में, और प्री का PYQ आपका, मेंस का PYQ आपका साथ कराया जाएगा। CSET की क्लास अलग होगी आपकी, हिंदी की क्लास अलग होगी आपके, निबंध की क्लास अलग होगी आपको, पर्सनली मेंटरशिप गाइडेंस आपको दिया जाएगा, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 6 से 7 महीने में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। आप एक बार वीडियो को डाउनलोड करके कितनी बार आप देख सकते हैं, कितनी बार एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, तो आपकी सारी फीस भी आपको वापस कर दी जाएगी, यह भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है, ठीक है। इसके लिए आप हमें 8604409201 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस पर आप कॉल करके मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मुझसे भी कोई बात करनी होगी तो आप इसी नंबर पर मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसी नंबर पर आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हृदय सर से बात करनी है, तो आप इस पर मुझसे बात कर पाएंगे, ठीक है।
कोई भी टॉक मुझसे करनी है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और जो उत्तर मैं प्रश्न देता हूं इसका उत्तर लेखन भी आप मुझे वहीं पर भेज सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए मूंगा चट्टान क्या होती है, अर्थात कोरल रीफ क्या होती है। क्या कोरल रीफ लिख लीजिए तो भूल जाएंगे आप। कोरल रीफ, कोरल रीफ क्या होती है विस्तार पूर्वक आपको समझाना है। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि लिख करके आप मुझे उसका उत्तर देंगे। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कहां पर 860444 क्या 44 ठीक है 092 सॉरी 860444092001, ठीक है। इस पर आप क्या करिएगा, संपर्क कर लीजिएगा मुझसे, ठीक है। 860444092001, ठीक है। कोई दिक्कत होगी पढ़ाई लिखाई में, कोई भी इशू होता है, सीधे आप मुझसे इस पर बात कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप कर लीजिए कि सर आपसे बात करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।